हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। लाइट हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर चीज़ होती है। बिना लाइट के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? ये चमकता हुआ सितारा, ये जलते हुए दिए, और ये छोटे 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 लाइट्स, और ये कैंडल्स, और एक खूबसूरत शहर का नज़ारा। आपने इसे अक्सर देखा होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रेज निकल रही है, लाइट निकल रही है, बंडल्स। एक्चुअली इसे हम बीम बोल सकते हैं, बीम। तो बीम क्या होता है फ्रेंड्स? आपको शायद पता हो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बीम कलेक्शंस ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज और बंडल ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज और बंडल ऑफ रेज, उसे हम बीम कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, अब ये देख सकते हो, ये भी एक बीम है, ये भी एक बीम है। तो सदियों से ही साइंटिस्ट लाइट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। उनकी एक क्यूरियोसिटी रही है कि लाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो आज हम उसी को थोड़ा ब्रीफली डील करते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो इतने दर्दनाक स्टोरी है बेचारे लाइट की कि आपके आंखों में आंसू आंसू आ जाएंगे, आंसू आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्दनाक स्टोरी बेचारी लाइट की। तो चलिए देखते हैं हम क्या हुआ स्टोरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। इसे आप बहुत ध्यान से देखें। तो लाइट की पहली और सबसे मीनिंगफुल थ्योरी जो आई वो थी कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। इसके पहले और भी बहुत सारी थ्योरीज आई लाइट की, लेकिन वो इतनी मीनिंगफुल और स्टूपिड लगेंगे आपको कि वो देखना ही बेकार है। न्यूटन की जो थ्योरी थी वो डिफ्रैक्शन पे बेस्ड थी। जैसा कि आपने पार्टिकल्स और वेव में जब मैंने डिफरेंस किया था तो आपने पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स किसे कहते हैं और वेव किसे कहते हैं। उसमें मैंने ये बताया होगा कि डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे पहले जाके देख लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन की जो थ्योरी थी वो डिफ्रैक्शन पे बेस्ड थी, डिफ्रैक्शन पे बेस्ड थी। मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। तो न्यूटन की जो थ्योरी थी वो डिफ्रैक्शन पे बेस्ड थी, डिफ्रैक्शन पे बेस्ड थी। डिफ्रैक्शन पे बेस्ड होने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि सपोज करो ये कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है इस डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर किसी रीजन से लाइट निकल रही हो और वो किसी होल से पास कर रही हो तो उसके होल का सामने वाला जो रीजन है वो ब्राइट हो जाता है। तो न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट जो है वो इस होल से क्रॉस करने के बाद स्प्रेड नहीं हो रही, स्प्रेड नहीं हो रही है। इसका मतलब लाइट क्या है? पार्टिकल। लाइट क्या है? पार्टिकल। तो लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल, मतलब लोगों को फील नहीं आ रही थी। समझ रहे हो बात मेरी? लाइट इज अ पार्टिकल होने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ये कैंडल देखो, ठीक है, तो ये समझो कि एक लाइट का सोर्स है, इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि इससे छोटे 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 पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं इससे। तो ऐसा न्यूटन ने कहा था। तो क्या हुआ था ना कि लोगों को ये फील नहीं आ रही थी कि यार लाइट इज अ पार्टिकल, दिखाई तो देते नहीं है। तो जैसे कि आप सपोज करो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, O2 N2, ये सब एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी एयर के मॉलिक्यूल को देखा है? क्या उसे कभी पकड़ के देखा है, इसको टच करके देखा है कि ये एयर का मॉलिक्यूल है? इसी तरह कुछ लाइट में होता है। तो न्यूटन ने ये कह दिया कि लाइट इज अ पार्टिकल क्योंकि इसमें डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। हम तो उसी चीज़ को वेव कह सकते हैं ना जिसमें डिफ्रैक्शन होता है। तो लोग न्यूटन की बात मानने लगे और कहने लगे कि लाइट इज अ पार्टिकल। न्यूटन की जो थियोरी आई थी वो 1700 के अराउंड आई, 1700 के लास्ट लास्ट। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था यंग। यंग जो साइंटिस्ट था वो वाकई यंग था। उसने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज अ वेव। ये जो साइंटिस्ट था यंग, इसने प्रूव कर दिया था लाइट इज अ वेव। तो इसने क्या लॉजिक दिया था ये हम देखते हैं।
इसने कहा था कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज अ पार्टिकल, लेकिन ये बोल रहा है लाइट इज अ वेव। तो इसने क्या लॉजिक दिया था भाई, चलिए देखते हैं। तो इसने ये कहा था कि न्यूटन कह रहे थे कि उसमें डिफ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन इसने कहा, यंग ने कि डिफ्रैक्शन होता है। जैसे कि यही सेटअप को देखते हैं हम, यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो ये लाइट जो है वो ऐसे करके स्प्रेड हो जाएगी, ऐसे करके स्प्रेड हो जाएगी। वो इतनी कम स्पीड होती है लाइट कि न्यूटन को पता नहीं चला। अब न्यूटन कोई बेवकूफ़ नहीं था कि उसे पता नहीं चला, तो इसने किस लॉजिक पे कहा था? हो सकता है कि न्यूटन के टाइम पे उतने अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं आए थे, इसलिए न्यूटन नहीं देख पाया, लेकिन यंग के टाइम पे उतने अच्छे माइक्रोस्कोप बन चुके थे, जिसकी वजह से इसने उस हल्के से छोटे से होने वाले डिफ्रैक्शन को देख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसकी जो थ्योरी आई थी वो 1800 के एंड तक आई थी। तो आप देख सकते हो लगभग 100 साल तक लोग न्यूटन की बात मानते रहे थे कि लाइट इज अ पार्टिकल। तो फिर क्या हुआ, इसमें भी कुछ कमी आ गई। सब कहने लगे कि न्यूटन तो भाई महान साइंटिस्ट था, उसकी बात कौन टाल सकता है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हम तो भाई न्यूटन को ही फेवर करेंगे। और आप भी रहते तो न्यूटन को ही शायद फेवर करते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से उन्हें महान कहा जाता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट और आ गया, उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैक्सवेल ने मैथमेटिकली इक्वेशंस की हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज अ वेव। इसका डिफ्रैक्शन भी होता है भैया, तो लाइट इज अ वेव, आप समझ रहे हो। तो इसने जो थियोरी दी थी, इसने जब प्रूव किया था कि लाइट एक्चुअली वेव है, वो यंग की बात से सहमत था। ठीक है, तो ये इक्वेशन इन्होंने 1900 के एंड तक दी थी। मतलब आप फिर से देख सकते हो कि फिर से 100 साल का डिफरेंस, समझ रहे हो। इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल मिला था इन लोग को, समझ रहे हो आप। तो आप देख सकते हो लाइट की जो हिस्ट्री है वो अंधकार में रही, लाइट की हिस्ट्री अंधकार में रही। थोड़ा फनी सा लगेगा आपको, बट ऐसा ही यंग और मैक्सवेल की थ्योरी वैलिड है, और दुनिया में सब लोग यही मान रहे हैं, और यही सोच के हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम कुछ हिस्ट्री वगैरह देख रहे थे। तो फोटो इमिशन क्या होता है? फोटो इमिशन मतलब कि मान लो एक मेटल का प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटल का प्लेट है, उस पर लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर रही है। तो हम फोटो इमिशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from a metal when electromagnetic wave fall on it. Emission of electron from a metal when electromagnetic wave fall on it. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेटल के प्लेट पे गिर रही है और उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये बेसिकली फोटो इमिशन का मतलब है। तो ये जो फिनोमिना है ये लगभग अराउंड 1900 में डिस्कवर्ड हुआ था। 1900 में ये लोगों को पता चला था कि यार फोटो इमिशन जैसे भी कोई चीज़ होती है। तो साइंटिस्ट लोग को तो जानते ही आप, वो लग गए काम में कि फ़ोटो इमिशन क्यों होता है। उन्होंने ऐसा सोचा कि यार देखो, मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, लेकिन इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इतनी उसमें एनर्जी नहीं होती है कि वो रैंडम मोशन करते करते वो बाहर हो जाए। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने ऐसा सोचा कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो हमें भी पता है, और वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये रैंडम मोशन करते करते बाहर नहीं जा सकते, इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये बाहर जा सके। आप समझ रहे हो बात मेरी। उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया कि आपको पता ही होगा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट जब इस पर गिरती है तो क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है फ्रेंड्स, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसा इन साइंटिस्ट लोगों को लगने लगा। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। अब तो मैंने इसे यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं मेटल्स के अंदर, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं मेटल के अंदर, तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर हम किसी सोर्स से उसमें एनर्जी दे दें, जैसे कि लाइट एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर हम लाइट इस पर बम्बार्ड कराते हैं तो इसे एनर्जी मिल जाएगी, बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। तो कैन कम आउट इफ़ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन्स तो सिंपली बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं मुझे। तो ये क्वेश्चन बताएं मुझे आप। सपोज करें कि ये एक मेटल का प्लेट है, ये भी एक मेटल का प्लेट है। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स किस में निकलेंगे। तो मैं कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। सपोज करो ये डिम लाइट आ रही है, डिम लाइट, ये लाइट जो है वो डिम है, ठीक है। और इसमें जो लाइट आ रही है बहुत ही तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ लाइट आ रही है, बहुत तेज़, हाई। तो आपको बताना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जल्दी किस में निकलेंगे। तो आप ऐसा शायद सोच पा रहे होगे कि इससे कम लाइट आ रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, मगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, और वो धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन इसमें लाइट तेज़ी से आ रही है, ज़्यादा तेज़ लाइट है, तो इससे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जल्दी बढ़ेगी और इससे इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएंगे। शायद ऐसा आपने सोचा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या पता चला कि दोनों की जो एनर्जी थी, सपोज करो ये T1 टाइम में निकलती है, ठीक है, और ये T2 टाइम में निकलता है। तो साइंटिस्ट लोग ने जब रिसर्च किया तो T1 और T2 दोनों सेम आए, T1 T2 दोनों सेम आए। तो क्या मतलब है इसका कि फोटो इमिशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने वो गलत है, या हमने लाइट की जो थ्योरी पढ़ी वो गलत है। आप समझ रहे होगे मेरी बात। तो T1 जो था वो T2 से छोटा था, T1 जो था वो T2 से छोटा था, ठीक है, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो T1 और T2 दोनों बराबर आए, ऑलमोस्ट जीरो। T1 और T2 बराबर आए, जो कि ऑलमोस्ट जीरो थे। यही नहीं, कुछ और भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं। तो दूसरा पॉइंट था नो फोटो इमिशन फॉर लो फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इमिशन नहीं होगा। फोटो इमिशन तो हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी इस थ्योरी में, ठीक है। तो फिर से लाइट के बारे में कंट्रोवर्सी छिड़ गई, फिर से सब लड़ाई करने लगे, और फिर से सब सोच में पड़ गए कि आखिर लाइट जो है वो वेव है या फिर पार्टिकल है। सब ये सोचने लगे, लेकिन किसी के पास भी ये सॉल्यूशन नहीं था। सोचते रहे, लेकिन कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल रहे। तो 1902 एंड 1903 इस ईयर में बहुत सारे रिसर्च हुए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एक अननोन सा बंदा था, अननोन सा। तो ये कॉलेज से पास आउट हुआ। कॉलेज से पास आउट होने के बाद इसके पास कोई जॉब नहीं थी, नो जॉब, कोई जॉब नहीं थी। बेचारा थका हारा हैरान था, इसको कोई जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन हाँ, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत ही खूबसूरत। उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया, उसको इमीडिएटली उससे शादी करनी पड़ी। तो अब तो इसको जॉब की ज़रूरत पड़ी ना, तो अभी जॉब कहाँ करेगा। तो इसने किसी की सिफारिश से एक पेटेंट ऑफिस में जॉब ले लिया। पेटेंट ऑफिस उसे कहते हैं जिस पे साइंस की रिसर्च की प्रॉब्लम होती है, उसकी डॉक्यूमेंट उसमें अवेलेबल होती है। इसके जॉब में ना बहुत सारा खाली टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया करता था।
तो एक बार लाइट की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसकी डॉक्यूमेंट इसके हाथ लग गई, इस बंदे के हाथ में। तो उसने पढ़ा, पढ़ते 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 1905, इसको फिजिक्स का गोल्डन ईयर कहा जाता है, गोल्डन ईयर ऑफ, इसको नोबेल प्राइज़ मिला। उसने लाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। जिस प्रॉब्लम से हम लड़ रहे थे इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ ही मिला, नोबेल। तो आप सोच रहे होंगे कौन था ये साइंटिस्ट, कौन था? इज नन अदर देन अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो साइंटिस्ट। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज डूइंग लॉट्स ऑफ इन्वेंशन। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी और फिजिक्स को अनफोल्ड किया है। इन्होंने 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट थियोरी दी जिसकी वजह से न्यूटन के जो लॉज थे, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसको इन्होंने गलत साबित कर दिया। खैर वो अभी हम नहीं देख रहे, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो इन्होंने जो पहली थियोरी दी थी उससे जिस सिचुएशन से हम लड़ रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखेंगे कि वो थियोरी क्या थी, इन्होंने क्या बताया। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इमिशन। फोटो इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों एक ही है। तो आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, अब हम उसे देखते हैं, ठीक है। फोटो इमिशन का मतलब क्या होता है? फोटो इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों एक ही हैं। 1905 में जो आइंस्टीन ने बहुत सारे रिसर्च किए थे, उनमें से एक रिसर्च ये भी था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप समझ रहे हो? उन्होंने क्या बताया था वो हम देखते हैं अब। उन्होंने बताया कि सपोज करो एक कैंडल है, इससे फोटोन्स निकल रहे हैं। उन्होंने उस पार्टिकल का नाम फोटोन्स दिया, फोटोन्स। डिम लाइट, लेस फोटोन्स। ब्राइट लाइट, मोर फोटोन्स। ऐसा इनका कहना था। इनका कहना ये था कि लाइट जो है वो अगर डिम लाइट आ रही है तो पार्टिकल्स भी क्या होंगे, मतलब फोटोन्स भी क्या होंगे, वो कम निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, कम निकलेंगे। अगर ब्राइट लाइट आ रही है तो फोटोन्स ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, पार्टिकल्स देखते हैं, जैसे कि पेन, पेपर, बुलेट, ये सब तो पार्टिकल्स है ना। इनफैक्ट जो जिस स्क्रीन पे आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो वही पार्टिकल्स से मिलकर बना है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये पार्टिकल्स डिफरेंट हैं इन सब में से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा इनका कहना था। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, मतलब लाइट जब गिरती है किसी मेटल के प्लेट पे, सपोज करो ये मेटल प्लेट है, इस पर लाइट गिर रही है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एक्चुअली फोटोन्स होंगे, फोटोन्स। सम प्रॉपर्टीज एज सेम एज नॉर्मल पार्टिकल, मतलब इससे जो फोटोन्स निकल रहे हैं वो कुछ हद तक नॉर्मल पार्टिकल जैसे ही होते हैं और कुछ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आइंस्टीन ने बोला कि इससे जो फोटोन्स निकल रहे हैं वेलोसिटी जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। और इसका मास जो होगा वो 0 होगा, इसका मास जो होगा वो 0 होगा। तो कई लोग को बड़ा अजीब सा लगने लगा कि यार पार्टिकल का मास 0, ये कैसे हो सकता? तो बट ऐसा ही है, क्योंकि ये इन नॉर्मल पार्टिकल से डिफरेंट पार्टिकल। तो ऐसा आइंस्टीन ने कहा। और इन फोटोन्स की एनर्जी भी होती है, एनर्जी, इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला एनर्जी एट 1 फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी होता है h न्यू। यहाँ पे h क्या है? h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एक फोटोन का ये फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ। यहाँ पे h तो कांस्टेंट है बट फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग एनर्जी आएगी। आप समझ सकते हो ऐसा।